नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, जीव विज्ञान का हमारा प्रथम पाठ इसमें जैव प्रक्रम वो चल रहा था। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें पढ़ेंगे श्वसन और श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन क्या होता है? इससे पहले हम जो है पोषण और पाचन तंत्र और पाचन की क्रियाविधि ये सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे श्वसन। बच्चों, पाचन में हमें ये पता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन का क्या हो जाता है, हमारे आहार नाल में उसका पाचन हो जाता है, फिर उसका अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। लेकिन उस भोजन से जो हम करते हैं उसका पाचन होने के बाद हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। वो क्रिया श्वसन क्रिया है जिसके द्वारा जो पाचन के बाद भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण होता है उससे जो ऊर्जा है वो श्वसन क्रिया द्वारा ही निकलती है। वास्तव में श्वसन क्या है? ये जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कोई भी जीव हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, जंतु हो या पौधा हो, सभी के लिए श्वसन जो है वो क्या है, अनिवार्य है। जीवों के लिए ये कहें कि जो है ऊर्जा का एक मात्र स्रोत सौर ऊर्जा है, लेकिन मानव के शरीर में जो भोजन के रूप में ऊर्जा संचित होती है उससे उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो श्वसन क्रिया द्वारा ही होता है। वास्तव में इसमें क्या होता है कि भोजन के अणुओं में जो बंधी हुई एक बंधित ऊर्जा होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है और ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। जैसे यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देख भी रहे हैं बच्चों कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगी बच्चों, सामान्य भाषा में हम सांस लेने और छोड़ने को श्वसन कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो श्वसन क्रिया नहीं, उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि सांस लेना, यानी कि शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना। लेकिन वास्तव में श्वसन क्या है? इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान जब कोशिकीय स्तर पर होता है, मतलब कि जब कोशिकाओं में होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि खाद्य पदार्थों या भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब हम इस क्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। और श्वसन क्रिया को हम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, C6H12O6। ये जो सूत्र है ये ग्लूकोज का सूत्र है। जब इससे ऑक्सीजन गैस जो है वो संयुक्त होती है तब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और 673 किलो कैलोरी या एटीपी की में कहें तो हम 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो निकलती है। और इसी ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति जो है वो अपने सभी कार्यों में करता है, पेशियों की सिकुड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेगों के संचार में, बोलने में, चलने में, प्रत्येक काम के लिए इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण होता है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं। श्वसन में होता क्या है कि ग्लूकोज के अणु, यानी कि जो हमें पता है कि भोजन का जब पाचन हो जाता है और उसका अवशोषण होता है तो वो मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। तो ग्लूकोज के ही ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और ये कई चरणों में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसको हम वही समीकरण जो हमने अभी आपको ऊपर भी बताई है, सेम समीकरण यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा या 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा है, ये किस तरह से बनती है और ये एटीपी क्या है? देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें क्या होता है, इस रूप में ऊर्जा जो है वो संचित रहती है। और ये बनती कैसे है? यहाँ पर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जब इनऑर्गेनिक फास्फेट आईपी, ठीक है, ये क्या है, एक उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट ग्रुप है, जब इससे जुड़ता है तब क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और ऊर्जा इसमें संचित रहती है। जब कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को होती है तो यही एटीपी इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और वो ऊर्जा जो है क्या होती है, निकल जाती है और एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से अलग हो जाता है और ये फिर से एडीपी और आईपी में टूट जाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो होता रहता है। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात और है बच्चों
कि जितनी भी ऊर्जा है वो एटीपी में अनुबंधित नहीं हो पाती, यानी कि जितनी ऊर्जा जनरेट होती है, उत्पन्न होती है शरीर में, वो पूरी की पूरी ऊर्जा एटीपी के रूप में अनुबंधित नहीं हो पाती। उसमें कुछ ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में, यानी कि हीट के रूप में भी हमारी बॉडी से निकलती रहती है, और इसलिए श्वसन से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। एक और बात है यहाँ पर, जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम ऊर्जा के सिक्के या करेंसी ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं, क्योंकि शरीर में इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो प्रत्येक कार्य को करने के लिए होता है। जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी से ऊर्जा निकल जाती है और एडीपी और आईपी जो है शेष रह जाते हैं। इसीलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम श्वसन के प्रकार। ये हमने अभी तक बात की कि श्वसन क्या है, अब हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार कि श्वसन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन जो है वो सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्वसन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आक्षी श्वसन या वायवीय श्वसन, अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की। ऑक्सी श्वसन, जैसे कि नाम से इंडिकेट इसमें हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के ये श्वसन पूरा नहीं होता और इसमें खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि पूरी तरह से खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनसे क्या बनता है, ऊर्जा निकलती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते हैं। अनाक्षी श्वसन, नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और इसमें खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें CO2 और जल नहीं बनते। इसकी जगह पर क्या होता है, CO2 तो बनती है लेकिन जल की जगह क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके कंपैरिजन में कम ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। अब हम इसमें अंतर देखते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या मुख्य अंतर होता है। पहली बात ये कि ऑक्सी और अनाक्षी दोनों ही तरह के जो श्वसन होते हैं उसमें पहला जो स्टेप होता है, प्रथम चरण होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में पूर्ण होने वाली क्रिया है और इसमें एक ग्लूकोज अणु से 2 अणु पाइरुविक एसिड के बनते हैं और ये चरण दोनों में ही समान होता है। इनका अगला चरण जो होता है वो होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है उसमें पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल के विघटन से ऊर्जा निकलती है, ये होता है ऑक्सी या वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय या अनाक्षी श्वसन में पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें केवल क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोसेस होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है इसमें कि ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जबकि अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा या 27 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकलती है। अगला अंतर है कि ऑक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और अंतिम अंतर यह है कि इसमें यह क्रिया, ऑक्सी श्वसन में जो मुख्य क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र के द्वारा पूरी होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है और उसमें केवल ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोसेस होता है, क्रेब्स चक्र का प्रोसेस नहीं होता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र की और श्वसन की क्रियाविधि की। धन्यवाद।